बोलते हैं और कल भी पंडाल के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा और चिंतन होगा। हमने स्पोर्ट्स और खेल और युवा मामले, इसके अंदर अक्सर जो फोकस रहता है वो खेलों पर ही रहता है, लेकिन हम युवाओं के ऊपर भी फोकस लाना चाहते हैं, क्योंकि आज के जो नौजवान हैं उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जीवन के साथ रोजगार की और उसके साथ एक राष्ट्र का मजबूत निर्माण करने की सारी उनके ऊपर चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया का जो जमाना है वो हम जब बच्चे थे तब नहीं होता था, उससे एक नई चुनौती पैदा हो जाती है इन सबके सामने। नौजवानों के लिए आजकल अक्सर हम सब सुनते हैं कि इम्तिहान है या अलग अलग परेशानियां हैं, उससे जो नौजवान है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए हम जयपुर संभाग के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं और ये यूनाइटेड नेशन की मदद से ये खोला जा रहा है। इस काउंसलिंग सेंटर और इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी मिलेगा, उसके साथ साथ करियर की भी काउंसलिंग इस सेंटर से मिलेगी और इसको हम ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान से जो नौजवान हैं वो इसका काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे अनेक हम कार्यक्रम युवाओं के लिए आगे भी करते रहेंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तारीख आ चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो या की जो योजना है उनको बंद किया गया, उसको लेकर सदन में कार्यक्रम है और उसमें बोलते हुए आपको खेल मंत्री कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह नजर आए। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एचएमपी वायरस से जुड़ी हुई, क्योंकि एचएमपी वायरस को लेकर प्रदेश का पहला केस 12 जिले में मिला है। 6 महीने की बच्ची में लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बच्ची का पिछले 3 महीने से कोटा में ही इलाज जारी था और 4 दिन पहले ही परिवार अपने गांव लौटा, जिसका पता लगने पर चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव जाकर निरीक्षण किया है। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही है। ये भी बता दें कि इससे पहले डूंगरपुर की एक बच्ची में भी लक्षण पाए गए थे। हालांकि बच्ची का इलाज कुछ महीनों से गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा था। ऐसे में 12 के केस को प्रदेश का पहला केस माना जा रहा है। तो ये आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि एचएमपी वायरस आखिर है क्या वो आपको दिखा रहे हैं। ये आरएनए वायरस है, कोरोना के जैसे खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कुछ सिम्टम्स लक्षण जरूर कोरोना की तरह है, क्योंकि सर्द हो रही है इसीलिए ये ज्यादा तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन अभी तक किसी की जान नहीं गई। हालांकि प्रदेश में पहला एक केस सामने आया 12 से, इसके पहले एक केस आया था, लेकिन उस बच्ची का इलाज अभी भी गुजरात में किया जा रहा है। और वहीं इस वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के तहत श्रीगंगानगर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रीगंगानगर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम उपलब्ध हैं। वहीं बुजुर्गों सहित अन्य लोगों को मास्क लगाने सहित विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। HMPV वायरस है, ये 2001 से जानकारी में है और हमारे ज़िले में इस तरह कोई पेशेंट नहीं आया है। हमारे लिए जो साधारण खांसी जुकाम और वायरल डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, जिनके हमारे पास समस्त व्यवस्थाएँ हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, उनमें इन बारे में इस वायरस से कोई दिक्कत हो सकती है, उनको थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, गुरुद्वारे में चोरी की वारदात घटित हुई है। दरअसल दान पात्र से 90,000 रुपए चुरा लिए गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। दान पात्र उठाकर जाते हुए 2 चोर उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने जंक्शन थाना पर प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें आप देखिए, दान पेटी ले जाते हुए गुरुद्वारे से ये सीधे तस्वीरें 2 शख्स आए और गुरुद्वारे की पेटी को उठाकर लेके चले गए हैं। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की वारदात पूरी कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर अब पुलिस इन चोरों की तलाश में जुट जाएगी। लेकिन गुरुद्वारे से चोरी हुई पेटी, जिसमें 90,000 रुपए रखे हुए थे, उस वजह से ग्रामीणों ने जंक्शन थाना पर प्रदर्शन भी किया है।
तो अभी तक तो मंदिरों को चोर निशाना बनाते थे, अब गुरुद्वारे से भी दान पेटी उठाकर ले जाते हुए चोर नजर आ रहे हैं। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। डूंगरपुर जिले की बिचीवाड़ा थाना पुलिस ने बीती रात को राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बॉर्डर पर भारी मात्रा में गोल्ड और कैश के साथ 3 युवकों को पकड़ा है। तीनों युवक बॉर्डर से पहले एक निजी बस से उतरकर पैदल जा रहे थे। फिलहाल पुलिस युवक से गोल्ड और कैश के संबंध में पूछताछ कर रही है। बता दें कि आरोपियों के पास से 1 करोड़ 30 लाख का गोल्ड और 22,49,000 कैश बरामद हुआ है। तीनों निजी बस से उतरकर पैदल जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं क्या भरा होने के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर तीनों के बैग की तलाशी ली गई तो तीनों के पास में 1 किलो 478.18 ग्राम सोना एवं 22,49,817 रुपए नकद राशि मिली। दौसा से खबर बताते चले, जहां पिछले 5 दिनों से आतंक मचा रहा है। पैंथर आखिरकार वन विभाग की कैद में आ ही गया। बांकरी रोड पर पैंथर पिंजरे में पकड़ा गया और इस पैंथर का पिछले 5 दिनों से दौसा शहर में मूवमेंट था, जिससे शहर के लोगों में दहशत का माहौल था। अब पैंथर को जंगल वाले इलाके में छोड़ा जाएगा। ये खांडवाकरी गांव से 5-6 दिन से लगातार सूचना आ रही थी कि यहाँ पैंथर का मूवमेंट है। मैं राम प्रसाद भैरव, आप यहाँ 2-3 वन मित्र लगाए हुए हैं, उनको लेके खांडवाकरी गए और देखा था इसके पग मार के लगा के यहाँ पर उसका मूवमेंट भी है। हमने पिंजरा लगाया, 2-3 दिन हम रेगुलर गश्त करते रहे। उसके बाद हमने ये आज खांडवाकरी से इसका रेस्क्यू किया गया, पिंजरे में आ गया, सही है, स्वस्थ है। आगे तो अब दोबारा अगर वही यहाँ पे इसका मूवमेंट रहा और भी अगर कोई पैंथर की सूचना आती है तो वैसे पिंजरे लगाएंगे हम। मकर संक्रांति से पहले बाजार में तरह तरह के मांझे बिक रहे हैं, वहीं चाइनीज मांझों पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में झुंझुनू के मंडावा और नवलगढ़ में जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई की और 2,500 से ज्यादा चाइनीज मांझे की चरखियों को जब्त किया, जिसके बाद उन्हें जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया है। तो 2,500 ये संख्या में आपको मांझे नजर आ रहे हैं, उनकी चरखियां, जिसके बाद इनको नष्ट किया गया। चाइनीज मांझे को लेकर के हमने आदेश जारी किया है। ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत में इस पर रोक लगाई गई है और एक निश्चित समय किया गया है। अन्य प्रकार के मांझे को पतंग उड़ाने के लिए भी प्रातः 6 से 8 और 5 से 7 पतंगों पर प्रतिबंध भी किया गया है। और दरअसल आप ये देखिए कि झुंझुनू की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चाइनीज मांझों को लेकर बिल्कुल रोक है। यहां तक कि एनजीटी के रूल्स को फॉलो करने की बात यहां पर की जा रही है। कलेक्टर्स को सीधे हिदायत दी गई है कि अपने जिलों में इस बात की निगरानी रखें, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों में कई सारे केसेस न्यूज 18 राजस्थान ने खुद ये प्रमुखता से खबर चलाई थी। कई जिलों से तमाम लोग इसकी चपेट में आए हैं। कहीं किसी के आंख पे, किसी के नाक पे, किसी के हाथ, किसी का गला कटा है। चाइनीज मांझों पे बिल्कुल रोक है, आप पतंग उड़ाइए, लेकिन चाइनीज मांझों से नहीं मकर संक्रांति के दिन। और इसलिए जब डीएम ने कार्रवाई की टीम के साथ तो 2,500 वो रोल्स बरामद हुए, जिसको नष्ट किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे दौसा से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में आज निकाय उपचुनाव के बाद मतगणना हुई। दौसा में भी वार्ड संख्या 17 में पार्षद पद के लिए कलेक्ट्रेट में मतगणना हुई। इस मतगणना में कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक प्रजापत को जीत मिली। दौसा में मतगणना 2 चरणों में हुई। पहले चरण में जहां कांग्रेस प्रत्याशी 1 वोट से आगे थे, वहीं दूसरे चरण के बाद कुल 164 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गए। वहीं दोनों ईवीएम की मतगणना में भाजपा के भूपेंद्र सैनी को 346 मत और कांग्रेस के दीपक प्रजापत को 510 मत मिले हैं, जिस वजह से कांग्रेस के दीपक को जीत मिली है।
सबसे पहले तो मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने साथ दिया। और मैं दूसरी बात, पूरे वार्ड वासियों ने तहे दिल से जो उनके ऊपर इतना दबाव आया था कि तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे, बाड़मेर भेज देंगे, जैसलमेर भेज देंगे, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान झोंक दी थी, फिर भी लोग अपने वार्डवासी जो मेरे जो कार्यकर्ता थे और जो मेरे मतदाता थे, साइलेंट तरीके से उन्होंने वोट दिया। इन्होंने 11 से 12 बजे के बीच में इन्होंने जो ओरिजिनल वोट थे उनके जो आधार कार्ड थे कोस के ले गए, फिर भी वापस वोटर आए। तो दूसरे विपक्ष वाले जो प्रत्याशी था उन्होंने माना कि हाँ ये वोट ओरिजिनल है, उसको वापस वोट दिलाया गया। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी कपासन नगर पालिका की वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जहां कांग्रेस प्रत्याशी तस्नीम बानो ने बीजेपी की रूबीना बानो को 163 वोटों से हरा दिया। बता दें कि तत्कालीन पार्षद शहनाज बेगम का पिछले साल जून महीने में निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली थी। और वहीं बात करें अगर जयपुर के फुलेरा नगर पालिका की, तो यहां भी वार्ड नंबर 18 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें बीजेपी के महावीर प्रसाद जैन ने जीत हासिल की और कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर को 45 वोटों से हराया, जिसके बाद से रिटर्निंग अधिकारी ने महावीर जैन को शपथ भी दिलाई। सबसे पहले तो मैं बजरंगबली को जो है प्रणाम करता हूं और फुलेरा नगर के सभी वासिंदों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे विशेष तौर से वार्ड नंबर 18 के जो मतदाता मेरा परिवार है, जो उन्होंने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उन सबको हृदय से जो है मेरा धन्यवाद। मेरे पास उनको कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं जो है उनको अपने हृदय से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। उन सब लोगों ने मिलकर के और मेरी पूरी टीम ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर के पूरी मेहनत, लगन और पूरे ताकत के साथ के अंदर इस चुनाव को लड़ा, एकजुट होकर के, एक मुखी होकर के। उन सबको धन्यवाद। बालोतरा से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले। बालोतरा दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रिफाइनरी पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, मंत्री जोराराम कुमावत ने उनका जोरदार स्वागत किया है। रिफाइनरी के कामों का अवलोकन करेंगे यहां पर, क्योंकि 10 बजे समय बताया जा रहा था और अब क्योंकि सीएम पहुंच चुके हैं, रिफाइनरी का जो काम वहां पर किया गया है उसका अवलोकन किया जाएगा। जोराराम कुमावत मंत्री, उन्होंने उनका स्वागत किया है। रिफाइनरी पहुंच चुके हैं, बालोतरा दौरे पर आज हैं और कई सारे ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी आज सीएम के बालोतरा में है। तो पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा के दौरे पर, जहां पर अवलोकन करेंगे रिफाइनरी के कामों का। उसके बाद कई सारे और कार्यक्रम है सीएम के। तो बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। आप देखिए कि के बिश्नोई और मंत्री जोराराम कुमावत ने जोरदार स्वागत किया है। बालोतरा में जो रिफाइनरी का वर्क है, नाइट्रोजन प्लांट का भी आज यहां पे उद्घाटन किया जाएगा सीएम के द्वारा। मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का भी आज उद्घाटन करेंगे, अवलोकन करेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बालोतरा से, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पचपदरा रिफाइनरी पहुंच चुके हैं, जिसके कामों का अवलोकन आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने हॉस्टल और पीजी में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं हो पा रही है। कई पीजी के कमरों में अभी तक एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाए गए और एक और छात्र ने बिना डिवाइस वाले पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। एमपी निवासी अभिषेक ने जिस हॉस्टल के कमरे में सुसाइड किया था, उस कमरे के पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा था। पहली बात तो ये कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एंटी हैंगिंग डिवाइस सभी लगे हुए हैं। एक्सेप्शनली अगर कोई नहीं लगा हुआ तो उनको चेक भी किया जा रहा है और इससे संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा उन्हें बाउंड डाउन भी किया हुआ है कि सभी अपने अपने पीजी या हॉस्टल्स में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाएंगे और जो पाए जा रहे हैं इस तरह की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व पुलिस ने
शहर के तमाम हॉस्टल व पीजी के कमरों में लगे पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाने के निर्देश दिए थे। हालांकि शहर के ज़्यादातर हॉस्टल व पीजी में हॉस्टल में लगे पंखों में एंटी हैंगिंग लगवाया गया है, लेकिन कई ऐसे हॉस्टल व पीजी हैं जहां अभी तक एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगवाया। जिला प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं होने के चलते शहर में आत्महत्या के कई और मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। विज्ञान नगर निवासी छात्र ने जहां सुसाइड किया था उस कमरे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था, जबकि जिला प्रशासन व पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि तमाम हॉस्टल व पीजी के कमरों में पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाया जाना है। एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाने के बाद कोई भी छात्र पंखे से लटक कर आत्महत्या नहीं कर सकता। 20 किलो से अधिक वजन होने पर पंखा सुसाइड करने की स्थिति में लटक कर नीचे आ जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं हो पा रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। सादुलपुर में झुंझुनू सड़क मार्ग पर स्थित शनि मंदिर रड़बा पुल के पास रात को एक केमिकल के टैंकर में अचानक आग लग गई, लेकिन आग की लपटें इतनी भयावह उठ रही थी कि कोई पास भी नहीं जा सकता। वहीं टैंकर चालक परिचालक भी मौके पर नहीं मिले। रात करीब 1 बजे बीच सड़क पर टैंकर धूं धूं कर जलने लगा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई, लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले ही टैंकर जलकर राख हो गया। गुजरात से केमिकल भरकर हरियाणा जा रहा था ये टैंकर। गनीमत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दौसा शहर में एक हरे पेड़ में आग लगने की घटना रहस्य बनी हुई है। आज सुबह करीब 4 बजे दौसा शहर के आगरा रोड पर स्थित एक नीम के पेड़ में आग की लपटें दिखाई देने लगी। जैसे ही हरे नीम के पेड़ में आग लगी तो दमकल को सूचना दी गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाकर वापस अपने कार्यालय आ गई। कुछ मिनट के बाद फिर से सूचना दी गई कि पेड़ में आग की लपटें फिर दिखाई देने लगी। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन फिर भी पेड़ से धुआं निकलता रहा और आग की लपटें दिखाई दी। हरे पेड़ में आग लगने की घटना रहस्य बना हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पेड़ काफी पुराना है और अंदर से खोखला हो गया, जिसके कारण अंदर कचरा भरा हुआ था और इसी कचरे में आग लगी हुई थी। ऐसे में अब दमकल कर्मियों ने पेड़ को ही पूरी तरह से हटाने की बात कही। के समथिंग आग देने की सूचना मिली कि एसबीआई बैंक के सामने पेड़ के अंदर आग लग रही है, तो हमने तुरंत मौके पर गाड़ी रवाना की। गाड़ी रवाना करके हम यहाँ पहुंचे तो उस टाइम आग की लपटें काफी जोरों से लग रही थी। हमने एक गाड़ी से आग पर काबू पाया। उसके बाद में वापिस हम आग को बुझाकर कार्यालय पहुंच गए। फिर 20-25 मिनट बाद में कंट्रोल रूम से हमारे को फोन प्राप्त हुआ कि आग वापिस से चालू हो गई है। फिर हम दोबारा एक गाड़ी लेके आए, उससे काबू पाया।